Good morning, everyone, and happy Ganesh Chaturthi to each and everyone. करंट अफेयर्स की सीरीज में 10th सितंबर पे हम पहुंच चुके हैं और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पर डेली बेसिस पे द हिंदू पीआईबी के जो करंट अफेयर्स होते हैं उसको हम एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करते हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। और आपके जो भी डाउट्स होते हैं आप @prince_luthra पे मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं सो दैट आपके जो डाउट्स हैं वो यहाँ पर रिजोल्व हो सके। चलिए जल्दी से जान लेते हैं जो 10 टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मंडप बफेलो के बारे में आज एक क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन आईसीएआर को लेकर डिस्कस करेंगे, बॉगटाई रिवर जीआई टैग सिलाओ ख्वाजा स्वीट के बारे में जानेंगे, एक माउंट बालबला के बारे में क्वेश्चन होगा, ओसी इंडेक्स को डिस्कस करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अकाउंट एग्रीगेटर लाइसेंस को लेकर रहने वाला है, इंस्पिरेशन फॉर मिशन करबी एंग्लों को लेकर एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फाइनली फर्स्ट पॉलिन कैलेंडर कौन लेकर आने वाला है इसके बारे में जानेंगे। आई होप आपने ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट जो अभी अटेम्प्ट किया गया था काफी सारे स्टूडेंट्स के द्वारा उसे अटेम्प्ट किया होगा। exam.netmock.com पर जाकर नीचे अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो इस ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट का जो लिंक है वो दिया हुआ है, आप चाहें तो इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। एवरी वीक ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट जो होगा वो कंडक्ट कराया जाएगा ताकि आप लोगों को अपनी रैंकिंग जो है वो यहाँ पर पता चल सके कि एज कंपेयर टू अदर एस्पिरेंट्स आप कहाँ पर फॉल करते हैं। तो ये जो फर्स्ट टेस्ट था 5 सितंबर को किया गया था, अभी जो अपकमिंग आपका संडे है जो कि कब फॉल कर रहा है 12 सितंबर को, सेकंड जो टेस्ट होगा ऑल इंडिया फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट वो 12 सितंबर को होने वाला है। गणेश चतुर्थी के फेस्टिवल के ऊपर गणेशा 50 कोड को आप यूज कर सकते हैं वेरियस सीरीज जो exam.netmock.com पर आप सब्सक्राइब कराना चाहते हैं। लेकिन हाँ ये ध्यान रखिएगा दिस पर्टिकुलर कोड जो है ये एक्टिवेट रहेगा फॉर फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स ओनली। जैसे ही 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे गणेशा 50 कोड जो है ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगा, तो इसको आप यूज कर लीजिएगा। जल्दी से मुझे टारगेट सेट करके बताएं कि कितना टारगेट यहां पर सेट करके आप 10 में से कितना स्कोर करने वाले हैं, मतलब 10 में से कितने एमसीक्यूज आप करेक्ट करने वाले हैं। जो कट ऑफ रखी गई है वो 6 की रखी गई है, 60% की रखी गई है। बाकी आप यहां पर जितना भी स्कोर चाहें सेट कर सकते हैं, चाहे वो 6 से ज्यादा हो या 6 से कम हो, और रिस्पेक्टिव कैटेगरी के अंदर देन यू विल फॉल। आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं जो कि दो स्टेटमेंट्स को देखकर पूछ रहा है, बताइए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहली स्टेटमेंट कहती है कोरापुट मांडा बफेलो गेट्स इंडिजिनस टैग। तो कोरापुट मांडा बफेलो को इंडिजिनस बफेलो का टैग जो है वो दिया गया है। आईसीएआर जो है उसने मंडा बफेलो को रिकॉग्नाइज किया है। तो टाइम पीरियड में यहाँ पे शुरू कर देता हूं आपका, आप सोचिए इसके बारे में, फिर डिस्कस करेंगे आईसीएआर क्या है, एनबीएजीआर क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे। देखिए नोट एवरी क्वेश्चन बट देयर विल बी वेरी फ्यू क्वेश्चन जो कि आपको प्रीलिम्स के अंदर एक स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट को सोल्व करने में हेल्प करेगी। जैसे कि पहली स्टेटमेंट कहती है कि ये टैग जो है वो दिया गया है और दूसरी स्टेटमेंट कहती है टैग आईसीएआर के द्वारा दिया जाता है। तो आउट ऑफ द ब्लू तो हम किसी पर्टिकुलर एनिमल के बारे में डिस्कस करेंगे नहीं, लेकिन हाँ ये चीज जरूर जानिएगा कि कहीं ना कहीं दूसरी स्टेटमेंट पहली स्टेटमेंट को एक्सप्लेन जरूर करती है, कहीं ना कहीं इससे पता जरूर चलता है कि कहीं ना कहीं टैग जरूर मिला होगा, तभी बात करी जा रही है कि आईसीआर जो है वो ये टैग के लिए रिकॉग्निशन देती है। तो नॉट एवरी क्वेश्चन विल बी लाइक दैट, लेकिन 100 में से 2-3 क्वेश्चन आपको जरूर ऐसे मिलेंगे जिसमें या तो क्वेश्चन में ही आंसर होगा या कोई पहली क्वेश्चन दूसरी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रही होगी या दूसरी स्टेटमेंट जो है पहले के बारे में हिंट दे रही होगी। मैंने तो बहुत बार ऐसा भी देखा है और प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द प्रीलिम्स एग्जाम में देखा है कि क्वेश्चन नंबर 21 सोल्व करने के बाद क्वेश्चन नंबर 53 जो होता है वो 21 को आंसर कर देता है, या क्वेश्चन नंबर 35 जब आप सोल्व कर रहे होते हैं तब तो आपको उसका आंसर नहीं पता होता है, लेकिन आगे चल के जब क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं उससे 35 क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो डाउट रहता है तो उसे रफ में मार्क करके आगे बढ़ जाइएगा ताकि जब फाइनल पेन से ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से मार्क करें तो आप उसको ठीक करें। ठीक है, चलिए तो यहां पर 10 सेकंड्स पूरे हो गए हैं। द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एज वेल एज आईसीएआर के साथ साथ एनबीएजीआर क्या है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, इन्होंने मंडा बफेलो जो है इसको इंडिजिनस टैग जो वो दिया और रिकॉग्नाइज करने का काम भी इनके द्वारा दिया जाता है। आंसर तो हो जाएगा सी। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो इस बफेलो के बारे में जान लेते हैं। एक तो ये कि थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ऐश ग्रे कलर का होता है, नॉट एग्जैक्टली ब्लैक जैसे कि बफेलो आपको देखने को मिलते हैं, और ये कोरापुट रीजन जो उड़ीसा का है यहां पर ये आपको मिलेगा। सो इट इज क्वाइट यूनिक टू अ पर्टिकुलर लोकेशन। ध्यान रखिएगा ये न्यूज में एक रीजन और भी है इसके होने का, वो ये है कि पैरासिटिक इन्फेक्शन जो होते हैं, बीमारियां होती है, उसके लिए इसके पास इम्यूनिटी अच्छी खासी अवेलेबल है और एग्रीकल्चर एरिया में भी इसको काफी ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन करने में काफी आगे है, एट द सेम टाइम डिसीज के मामले में इट इज लेस प्रोन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आईसीएआर को लेकर ही है, क्योंकि एज अ बॉडी आईसीएआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च न्यूज में थी, तो पूछा जा सकता है इसके बारे में। रादर मुझे तो लगता है कि आईसीएआर वाला क्वेश्चन आसान हो जाएगा आपके लिए। लेट मी चेंज द क्वेश्चन एंड मेक इट लिटिल बिट मोर डिफिकल्ट फॉर यू। चलिए देखिए, आई चेंज्ड आईसीएआर विद एनएबीजीआर। ठीक है, थोड़ा सा इसे डिफिकल्ट बनाने के लिए, क्योंकि आईसीएआर के बारे में तो हम वैसे भी डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, हम नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। इसको लेकर 3 स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि ओरिजिनली इसे न्यू दिल्ली में बनाया गया था, लेकिन बाद में इसे करनाल में शिफ्ट कर दिया गया। और ये एक नोडल एजेंसी है जो कि क्या करती है, जो कि न्यूली आइडेंटिफाइड जर्म प्लास ऑफ लाइफ स्टॉक जो उसको रजिस्ट्रेशन करने का काम करती है। टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूं, सोचिए इसके बारे में। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, इसे 1984 के अंदर एस्टैब्लिश किया गया था, और इसे एस्टैब्लिश किया गया था एट द कैंपस ऑफ नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु के अंदर। ठीक है, तो पहले कहां पे, ये दिल्ली में सेटअप नहीं करी गई थी, बेंगलुरु में सेटअप करी गई थी, लेकिन बाद में जाके करनाल हरियाणा में इसे अगले ही साल 1985 के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, तो 1985 में जो इंस्टीट्यूट था उसको शिफ्ट कर दिया कहां पर, करनाल हरियाणा में। मैंडेट क्या है, मैंडेट का मतलब होता है इसका काम क्या है, क्या काम दिया गया। जैसे कहते हैं ना कि एज एन आईएएस आपका क्या मैंडेट होता है। ठीक है, सो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो इट्स बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, conservation, evaluation and suitable utilization of the livestock and poultry genetic resources। तो livestock और poultry genetic resources के अंदर आइडेंटिफाई करना, evaluation करना, कंजर्व करना, कैरेक्टराइज करना, ये काफी सारे काम इसको दिए गए। इट इज बेसिकली द नोडल एजेंसी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूली आइडेंटिफाइड जर्म प्लाज्म ऑफ लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री ऑफ द कंट्री एज वेल। तो यहाँ पे तीसरी स्टेटमेंट जो है वो भी ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। यहां पे एक शब्द यूज किया गया था, जर्म प्लाज्म ऑफ लाइवस्टॉक। जर्म प्लाज्म क्या होता है, जर्म प्लाज्म इज नथिंग बट द लिविंग जेनेटिक रिसोर्सेज, जिसमें सीड्स आ जाते हैं, टिश्यूज आ जाते हैं, दैट आर मेंटेन्ड फॉर एनिमल एंड प्लांट, जो कि हम एनिमल और प्लांट के लिए मेंटेन करते हैं, इनकी ब्रीडिंग के लिए बेसिकली मेंटेन करते हैं, इनकी प्रिजर्वेशन के लिए। अगर हम टिश्यूज को रखते हैं, सीड्स को रखते हैं, आप जानते हैं पौधों के लिए, प्लांट्स के लिए हम सीड्स को रखते हैं, एनिमल्स के लिए हम टिश्यूज को रखते हैं। तो जब भी प्लांट्स और एनिमल्स की फर्दर ब्रीडिंग के लिए, उनकी प्रिजर्वेशन के लिए या रिसर्च पर्पज के लिए हम क्या करते हैं, हम जेनेटिक रिसोर्सेज को संभाल कर रखते हैं, उसे क्या कहते हैं, इस लिविंग जेनेटिक रिसोर्सेज को जर्म प्लाज्म कहा जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या बात कर रहा है। बेसिकली ये एक पर्टिकुलर रिवर को लेकर पूछ रहा है, बॉगडोई रिवर के बारे में बताएं, कौन से स्टेट के थ्रू ये बहती हुई जाती है, कौन कौन से स्टेट इसके द्वारा कवर किए जाते हैं। फर्स्ट इज नागालैंड, असम, मणिपुर। आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। मैं टाइम पीरियड यहां पर आपका शुरू कर देता हूं, आप इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो रिसेंटली एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर ये जो पर्टिकुलर रिवर थी न्यूज में थी, और कहा जा रहा था कि बॉगडोई रिवर जो है इसके आसपास की जगह पर जो कोल माइनिंग है वो करी जा रही है, जिसकी वजह से इस रिवर के अंदर काफी ज्यादा नुकसान जो है आगे आने वाले टाइम में देखा जा सकता है। ये जो रिवर है ये आसाम और नागालैंड में से होती हुई जाती है, 1543 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करती है, 160 किलोमीटर ट्रेवल करती हुई ये फाइनली आपकी कहां जाती है, ये आपकी बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, ब्रह्मपुत्र रिवर में पहले ही मिल जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सो नागालैंड एंड असम ये दोनों आपके स्टेट जो है करेक्ट हो जाते हैं। आंसर क्या होगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे मैप के ऊपर भी आप एक बार इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। GI टैग सिलाओ ख्वाजा स्वीट कम्स फ्रॉम विच स्टेट। GI टैग सिलाओ ख्वाजा स्वीट जो है वो कौन से राज्य से आती है। तो यहाँ पे GI टैग का क्या मतलब है, व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस थिंग, बिकॉज अभी कुछ दिन पहले मैं लेक्चर दे रहा था, लाइव लेक्चर, एंड वन ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क्ड मी कि सर GI क्या होता है। देन आई गॉट दिस रियलाइजेशन कि काफी सारी चीजें वी जस्ट एज्यूम कि बच्चों को पता ही होंगी, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स अलग अलग स्टेजेस पे होते हैं अपनी प्रिपरेशन के। कुछ लोग एक बार प्रीलिम्स दे चुके होते हैं, कुछ लोग 2-3 बार प्रीलिम्स और मेंस भी दे चुके होते हैं, कुछ लोग इंटरव्यू भी दे के आए होते हैं, कुछ बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो डेफिनेटली उनको तो इसके बारे में आइडिया नहीं होगा। ज्योग्राफिकली इंडिकेशन का टैग जो होता है वो किसी ऐसे प्रोडक्ट को दिया जाता है जो एक पर्टिकुलर लोकेशन से आता है और उसकी कोई खास खूबी होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं नागपुर ऑरेंज, ठीक है, तो नागपुर के ऑरेंज में कोई ना कोई खास खूबी है, तो ये पर्टिकुलर लोकेशन से एसोसिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग टी, ठीक है, पहला GI टैग मिला था। तो इस तरीके से काफी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर लोकेशन से आते हैं, और उसी लोकेशन के बेसिस पे हम क्या कहते हैं, ज्योग्राफिकल, उस ज्योग्राफी से आने वाले प्रोडक्ट इंडिकेशन, वो ज्योग्राफी उसको इंडिकेट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे GI टैग के बारे में मैंने पूछा है, सिलाओ खाजा स्वीट जो है कहां से आती है। आई होप अब तक आपने सोच लिया होगा। सिलाओ खाजा एंड अदर स्वीट वेराइटीज आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही थी, काफी ज्यादा प्रोमिनेंस को रीगेन कर रही थी, और ये आती है बिहार से। ठीक है, इसे
इटालियन बकलावा से भी कंपेयर किया जाता है, क्योंकि दोनों की जो बनावट होती है दिखने में भी और टेस्ट में भी वो ऑलमोस्ट सेम होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, तो यू कैन सी दिस पफी, ये जो पफ है इसको आप देख सकते हैं, इट्स अ स्वीट बेसिकली। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, जो कि माउंट बालबला के बारे में है। पूछा कि माउंट बालबला को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। 3 स्टेटमेंट्स हैं। ये कश्मीर हिमालय में है, पीर पंजाल रेंज में लोकेट करता है, एंड नंदा देवी हाईएस्ट माउंटेन है जेएनके के अंदर। मैं टाइम पीरियड शुरू कर देता हूं आपका यहाँ पे। सोचिए, रिसेंटली आईटीबीपी के जो माउंटेनियर्स थे उन्होंने क्या किया है, उन्होंने माउंट बालबला को स्केल किया है, मतलब उस पर चढ़ाई करी, उसे कंप्लीट किया चढ़ाई को। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं, जो भी चढ़ाई करने जाते हैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर माउंटेनियर्स ने जो बालबला है, जो कि उत्तराखंड में, ना कि कश्मीर में, उत्तराखंड हिमालय में लोकेट करता है, साथ ही साथ पीर पंजाल रेंज में नहीं है। कौन सी रेंज में बताइए, क्या कोई बता सकता है? ये 6416 मीटर की ऊंचाई वाला जो आपका माउंटेन है, क्योंकि जो 8848.86 मीटर जो है ये तो आपका हो गया माउंट एवरेस्ट, 6416 जो है वो हो गया माउंट बालबला। ये जो है उत्तराखंड में लोकेट करता है, नंदा देवी जहां पर हाईएस्ट माउंटेन है, ठीक है। 100th हाईएस्ट माउंटेन ये माना जाता है। तो ये हिमालय का या कहें कि उत्तराखंड का हाईएस्ट माउंटेन नहीं है, वहां पर भी ये 100वें नंबर पे ही आता है, और 6416 मीटर इसकी ऊंचाई है। और कौन सी रेंज में लोकेट करता है? ये लोकेट करता है जास्कर रेंज में। तो ना ही पहली, दूसरी, तीसरी स्टेटमेंट इनमें से कोई भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये कहां पर है? ये उत्तराखंड हिमालय में है, ये जास्कर रेंज के अंदर आता है, और नंदा देवी इज द हाईएस्ट माउंटेन नॉट इन जेएनके बट इन उत्तराखंड, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? डी, क्योंकि नन ऑफ द अबव, कोई भी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट नहीं है। चलिए, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले गणेशा 50 कोड को यूज कर लीजिएगा। दिस इज अवेलेबल फॉर अ वेरी लिमिटेड पीरियड। 50 डेज सीरीज को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप स्टैटिक पोर्शन को कवर करना चाहते हैं 2021 के स्टूडेंट्स के लिए, और अगर आप 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप 100 डेज और 200 डेज के क्रैश कोर्सेज भी ले सकते हैं, ताकि आप डे वाइज तैयारी कर सके, या फिर एक पूरा फाउंडेशन कोर्स जो आपका है, फुल फ्लेज कोर्स, उसको भी यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो कोर्सेज है वो आपके बाइलिंगुअल रहते हैं, हिंदी इंग्लिश भाषा में जो है वी विल एक्सप्लेन, और जो मटेरियल है वो भी आपको जो एमसीक्यूज है वो इसी तरीके से दिखेंगे। जो क्लास लेक्चर्स होते हैं वहां पर भी मैं आई जस्ट यूज हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, ताकि आपको दोनों तरीके से समझ में आ सके, ठीक है। चलिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, जो कि ऑसी इंडेक्स को लेकर है। ऑसी इंडेक्स के बारे में पूछा है, बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। इट इज द 4th एडिशन ऑफ नेवल एक्सरसाइज, हो सकता है आयन शिप्स शिवालिक एंड कैडेमेट जो है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, और जो पहला इसका एडिशन हुआ था वो 2015 में विशाखापट्टनम में हुआ था। मैं टाइम पीरियड शुरू कर देता हूं अभी, क्योंकि अभी रिसेंटली जो आपकी रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी है और इंडियन नेवी दोनों ही इसके इस एडिशन के अंदर, विच इज द 4th एडिशन, उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज के लिए ऑस्ट्रेलिया ने हमें न्योता दिया, they invited us and it is being organized by Australia itself, ठीक है। तो 4th एडिशन की नेवल एक्सरसाइज है, हमारे यहाँ से शिवालिक और कैडेमेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसकी शुरुआत करी गई थी 2015 में, फिर 17 में हुआ, फिर 19 में हुआ, और फिर 21 में, और 2015 में इसे विशाखापट्टनम में किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की दूसरी भी एक्सरसाइज है, क्योंकि कोड के अंदर भी दोनों मेंबर्स हैं, ठीक है, और मालाबार एक्सरसाइज जो होती है वहां पर भी दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि दोनों का जो एक काउंटर पार्ट है चाइना, वो कॉमन है, ठीक है। चलिए, चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 7, जो कि अकाउंट एग्रीगेटर लाइसेंस को लेकर पूछ रहा है। अकाउंट एग्रीगेटर लाइसेंस इज इशूड बाय, अकाउंट एग्रीगेटर लाइसेंस जो है किसके द्वारा इशू किया जाता है? क्या ये आरबीआई के द्वारा दिया जाता है, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा दिया जाता है, एफएसडीसी के द्वारा, या फिर पीएफआरडीए? ये मिनिस्टर और मिनिस्ट्री दोनों ही मान सकते हैं आप। बताइए किसके द्वारा दिया जाता होगा? अकाउंट एग्रीगेटर जो है, दे आर एंगेज्ड इन कंसोलिडेटिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली कंज्यूमर जो है, खाता धारक जो है, उनकी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं, ठीक है, एग्रीगेट करते हैं, ठीक है। तो ताकि जो इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के यूजर्स, जिनको एफआईयू कहा जाता है, ठीक है, उन तक पहुंचाई जा सके। तो लाइसेंस जो है अकाउंट एग्रीगेटर का, जो कि पूरे जो कस्टमर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन को एक जगह पर संभाल के रखते हैं, उसका लाइसेंस दिया जाता है आरबीआई के द्वारा। ए विल बी द करेक्ट आंसर। जो ये फ्रेमवर्क है, ये 2016 से इसको डिस्कस किया जा रहा था कि इस तरीके का कुछ बनाना चाहिए, एक इंटर रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनाना चाहिए, जिससे कि एक ही जगह पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, और उसको फिर अलग अलग एजेंसी, चाहे बैंक यूज करना चाहे तो बैंक कर सके, म्यूचुअल फंड वाले यूज करना चाहे तो वो कर सके, क्रेडिट कार्ड वाले यूज करना चाहे तो वो कर सके, पेंशन वाले यूज करना चाहे तो वो कर सके, शेयर मार्केट वाले यूज करना चाहे तो वो कर सके। क्या होता है, अभी जो इन्फॉर्मेशन है बैंक में अलग से देना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन का वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। इफ यू वांट टू ओपन अ
जीरो था अकाउंट या फिर कोई भी और दूसरा आप अकाउंट खुलवाते हैं फॉर द स्टॉक मार्केट, उसके लिए अलग से आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। फॉर द पेंशन यू हैव टू गिव द इन्फॉर्मेशन सेपरेटली। सिमिलरली यहाँ पे ऐसी एक कंसोलिडेटेड अकाउंट एग्रीगेटर बनाने की बात रखी गई। चलिए चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, जो कि इंस्पिरेशन फॉर्मेशन के बारे में पूछ रहा है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? क्या ये स्पेस एक्स के द्वारा लेकर आया गया है, ब्लू ओरिजिन, माइक्रोसॉफ्ट या नासा? क्योंकि आजकल स्पेस टूरिज्म जो है वो काफी ज्यादा हिप है और इसके बारे में काफी सारी बात भी हो रही है और काफी सारे बिलियनियर्स जो हैं दे आल्सो आर, और यू कैन से दे आर प्रीटी कीन इन गोइंग टुवर्ड्स द स्पेस। ठीक है, दे वांट टू जस्ट टेक दैट एक्सपीरियंस, और इसी वजह से स्पेस एक्स, अमेजोन की जो ब्लू ओरिजिन है, ऐसी कंपनीज बाहर निकल कर आ रही हैं। और स्पेस एक्स ने अनाउंस किया है इंस्पिरेशन 4 मिशन, जिसको लॉन्च किया जाएगा नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा यूएसए से। ठीक है, और ये जो मिशन है किसका है? स्पेस एक्स का। इसमें रीयूजेबल रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब 3 दिन तक जो आपका इसमें रॉकेट रहने वाला है वो आपका बेसिकली अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाएगा और फाइनली वो अंटार्कटिक के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ए यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि कर्बी एंग्लोंग रीजन के बारे में पूछा गया है। कर्बी एंग्लोंग रीजन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? कौन से राज्य को ये बिलोंग करता है? मेघालय, असम, मिजोरम या त्रिपुरा? क्योंकि कर्बी एंग्लोंग जो है दिस इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड इज होम टू प्रीडोमिनेटली ट्राइबल एथनिक पॉपुलेशन जो है कर्बी, बोडो, कुकी, दिमासा यहाँ पे रहते हैं। एक ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया था अमंग द 5 इंसर्जेंट ग्रुप। तो एक तरफ तो थे इंसर्जेंट ग्रुप्स कौन होते हैं? जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट को अपोज करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें शामिल थी और स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें शामिल थी। और स्टेट गवर्नमेंट कौन सी थी? आसाम। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर कहा गया कि आप हथियारों को छोड़िए और हम लोग आपको यहाँ पर मेन स्ट्रीम करने में हेल्प करने वाले। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन जो आज का है वो देखते हैं। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटी डेवलप्ड इट्स फर्स्ट पॉलिन कैलेंडर? तो कौन सी ऐसी पहली सिटी है जिसने अपने पॉलिन कैलेंडर को बनाया है? PGIMER, एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस जो है PGIMER एक पर्टिकुलर लोकेशन पे है, उन्होंने पहला पॉलिन कैलेंडर जो है वो बनाया है, जो कि इंडियन सिटीज का भी पहला, उनका खुद का भी पहला है और इंडिया का भी पहला है। पॉलिन कैलेंडर इज यूज्ड टू शो द पीक पॉलिन टाइम्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट। तो प्लांट पॉलिन के लिए जो बेस्ट टाइम होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, और यहाँ पे कौन सा टाइम ऐसा जाके एलर्जिक रिएक्शन होता है इन सर्टन पीपल वो भी यहाँ पर बताया जाएगा। इट रिप्रेजेंट द टाइम डायनामिक ऑफ एयरबोर्न पॉलिन टैक्सा इन पर्टिकुलर ग्राफिकल फॉर्म, और ये बनाया गया है चंडीगढ़ के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए जल्दी से मैं आपको जो पूरा लेक्चर है वो रिवाइज करा देता हूँ। प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। एक्टिव रिवीजन करेंगे अभी हम, एंड टू डू दैट यू आर गोइंग टू गेट द बेनिफिट, बिकॉज जो मटेरियल रिटेंशन होगा, अगर आप एक रिवीजन अभी इमीडिएटली कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर, तो यहाँ पर मटेरियल रिटेंशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो 30% आपकी इंक्रीज होने वाली है। तो मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं उसका आंसर करिएगा और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी कमेंट सेक्शन में डालते जाइएगा, बिकॉज द पर्सन हु विल रिकॉल मोर, his probability or her probability to crack the examination will be more as well. कोरापुट मांडा बफेलो जो है कौन से राज्य से आता है? ऐश ग्रे कलर का होता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कौन से राज्य से आता है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ICAR NBAGR के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया, इट कम्स फ्रॉम कोरापुट, उड़ीसा। NABGR जो हमारा है, इसके बारे में मुझे बताएं कि इसका जो इंस्टीट्यूशन है वो कहां से कहां शिफ्ट किया गया था। ये बेसिकली जर्म प्लाज्म जो लाइफ स्टॉक का होता है उसको रिकॉग्नाइज करने में भी हेल्प करता है, लेकिन कहां पर है? तो पहले ये बेंगलुरु में सेटअप किया गया था, फिर करनाल में इसे शिफ्ट किया गया। ठीक है, ICR के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देन बोगडोई रिवर के बारे में मुझे बताएं, कौन कौन से राज्यों से होती हुई जाती है, कितना एरिया और कितनी इसकी लेंथ है वो बता दिया था। इवेंचुअली ब्रह्मपुत्रा में मिलती है और फिर फाइनली बे ऑफ बंगाल के अंदर नागालैंड, असम, ये 2 राज्य इसमें शामिल है। ये सिलाओ ख्वाजा कहां से आती है? खाजा स्वीट जो है कहां की है? GI टैग्ड है, उस लोकेशन का नाम बताएं। सो इट इज फ्रॉम बिहार। माउंट बालबला कहां पर है? जल्दी से बताएं। मैंने आपको रेंज बताई थी, जास्कर रेंज, और नंदा देवी जो है हाईएस्ट माउंटेन है यहीं पे। ठीक है, एंड इट इज फ्रॉम उत्तराखंड। जो गणेशा 50 कोड है इसको यूज कर लीजिएगा, आज ही का दिन आपके पास अवेलेबल है। देन यहां पर नेक्स्ट डिस्कशन हुआ ऑसी इंडेक्स के बारे में। जल्दी से मुझे बताएं ये कौन सा एडिशन था, सबसे पहली एक्सरसाइज कहां करी गई थी और ये एक्सरसाइज कहां पर करी जा रही है। देन इसके बाद डिस्कशन हुआ अकाउंट एग्रीगेटर लाइसेंस कौन देता है, जल्दी से बताएं। तो यहाँ पे लाइसेंस देने का काम RBI के द्वारा किया जाता है। देन हमारा डिस्कशन हुआ इंस्पिरेशन 4 मिशन को लेकर, कौन लेकर आया है? तो बेसिकली स्पेस टूरिज्म को बढ़ाने के लिए स्पेस एक्सेस को लेकर आया है, और यहाँ पर अर्थ का चक्कर लगाने के लिए इस मिशन को भेजा जाएगा। फैल्कन 9 जो है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, ड्रैगन रॉकेट का इस्तेमाल इसके अंदर किया जाने वाला है। और फिर कर्बी एंग्लोंग कौन से रीजन से आते हैं, जल्दी से बताएं। इट इज फ्रॉम असम।
देन हमने डिस्कशन किया फर्स्ट पोलैंड कैलेंडर कौन सी सिटी लेकर आई है, तो यहाँ पे चंडीगढ़ इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन मैं आज आपसे पूछने वाला हूँ, वैसे भी अभी फ्राइडे तो हो गया, सैटरडे संडे को रेडी रहिएगा। सैटरडे संडे को आपको मिलने वाले हैं 2 मॉक टेस्ट जो कि यूट्यूब के ऊपर मिलेंगे, और एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट जो आपके होने वाले हैं वो कहाँ मिलेंगे आपको? एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे exam.netmock.com के ऊपर। प्रीलिम्स का क्वेश्चन जो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, एफएसडीसी किसके द्वारा चेयर करा जाता है मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, और करेक्ट आंसर दीजिएगा यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के अंदर ही। जल्दी से मुझे बता दीजिए कितना आपने स्कोर किया है, और उस मार्क्स को लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। टेलीग्राम का लिंक और जो हमारा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।